Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last lecture of our chapter number 8, that is exercise. So let's start. So dear students, chapter number 8, kingdom fungi, and we are moving towards the last lecture of this chapter, that is the exercise. So let us start from question number 1. So question number 1 is, each question has 4 options. Encircle the correct answer. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास और उसमें हमने 4 ऑप्शंस दी गई हैं और 4 ऑप्शंस में से हमने एक को सिलेक्ट करना है जो कि या तो क्लोजेस्ट हो या फिर वो बिल्कुल सही हो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम MCQ नंबर 1. सो MCQ नंबर 1 सेज व्हिच स्टेटमेंट अबाउट फंगल न्यूट्रिशन इज नॉट ट्रू. तो फंगल न्यूट्रिशन हमने पढ़ी डिटेल से, न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो उसमें से हमने ये ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें से हमने देखना वो है जो कि गलत है, फंजाई की न्यूट्रिशन के एतबार से गलत है. ऑप्शन अल्फा, सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स. यस ऑफ कोर्स दे आर. कुछ फंजाई हैं जो कि एक्टिव प्रीडेटर्स हैं, जैसे आपने पढ़ा था आर्थ्रोपोड्रिस, क्लियर, एंड ऑयस्टर मशरूम. ऑप्शन बीटा सेज सम फंजाई आर म्यूचुअलिस्टिक. यस दे आर म्यूचुअलिस्टिक फंजाई. हमने पढ़े थे लाइकन्स एंड माइक्रोराजी, उसमें लाइकन्स की टाइप्स पढ़ी, माइक्रोराजी की आगे टाइप्स पढ़ी. सो दैट इज ट्रू. ऑप्शन 40 सेज facultative parasitic fungi can grow only in their specific host. So that is alarming situation. So facultative वो ग्रो कर भी सकता है होस्ट के अंदर या होस्ट के बाहर और उसके बगैर भी. So that is why it is called as facultative. जो होस्ट के बगैर नहीं ग्रो कर सकता वो obligate होता है. So this option is not true. Clear? And let us see another option. Option delta says all fungi require mineral nutrients. Definitely they require mineral nutrients. So the correct answer for MCQ number 1 is Charlie option. That is facultative parasitic fungi can grow only in their specific host. That is not true about the fungal nutrition. MCQ number 2, the absorptive nutrition of fungi is aided by. So जो हम बात करते हैं कि फंजाई वो किस तरह से उनकी न्यूट्रिशन है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, हेटरोट्रोफिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. सो अल्फा ऑप्शन स्पोर फॉर्मेशन, इसका कोई उससे कोई लेना देना तो नहीं है, मतलब कि इसकी न्यूट्रिशन के अतबार से. बीटा ऑप्शन सेज देयर लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. दैट्स yes that's the answer. Clear? So बीटा ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स सी द चार्ली ऑप्शन, दे आर ऑल पैरासाइट्स. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि रिलेट करे उनके एब्जॉर्प्शन के साथ, तमाम फंजाई के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो. एंड डेल्टा ऑप्शन इज दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. सो ये भी मतलब कि वो से एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन के हवाले से एज सच यानी कि एड करने के हद तक जो है ये स्ट्रक्चर नहीं है. सो द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 2 इज ऑप्शन बीटा, देयर लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. MCQ number 3, it says the zygomycetes, जो zygomycetes हैं उनके रिलेटेड कुछ नीचे करेक्ट जो ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट करना है. सो ऑप्शन अल्फा इज हैव hyphae without regularly occurring cross walls. Yes. And beta option is produce motile gametes. No, zygomycetes में कोई motile gametes नहीं प्रोड्यूस होते. चार्ली ऑप्शन आर हैप्लॉइड थ्रू आउट देयर लाइफ. नो डियर स्टूडेंट, जब वो जाइगोट बनता है तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं. And delta option is answers A and C are both correct. No, C इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि एक हिस्सा उनकी लाइफ में वो हैप्लॉइड है, जब वो स्पोर्स बनते हैं तब वो हैप्लॉइड, और जब वो जाइगोट बनता है उससे, सो दैट इज द डिप्लॉइड कंडीशन. क्लियर? सो द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 3 इज अल्फा ऑप्शन. सो दैट इज दे हैव hyphae without regularly occurring cross walls, means they are non-septate. MCQ number 4, it says which of the following cells or structures are associated with asexual reproduction in fungi. नीचे कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें देखना ये कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो asexual reproduction में इन्वॉल्व है. सो एस्कोस्पोर, अल्फा ऑप्शन इज एस्कोस्पोर. तो एस्कोस्पोर तो डियर स्टूडेंट्स उसमें मियोसिस होती है और वो हाइफी जो होते हैं वो प्लाज्मोगैमी और देन कैरियोगैमी. सो दैट इज नॉट. ऑप्शन बीटा इज कॉलेटिया. ऑप्शन Charlie, zygospores. So zygospores be they are sexual, and delta option is the basidiospores. So basidiospores be they are the result of sexual reproduction. So the correct answer for this
MCQ, that is MCQ number 4, it is conidia. तो conidia ही asexual reproduction वाला structure है. Now MCQ number 5, it says the closest relatives of fungi are probably alpha option is animals, beta option is slime molds, Charlie option is brown algae, and delta option is vascular plants. तो dear students, plants तो निकल गए उस कैटेगरी से. दूसरा ब्राउन एल्जी भी दे आर प्रोटिस्ट, तो ये भी उस कैटेगरी से निकल गए. अब बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाती हैं, एक है एनिमल्स और दूसरा स्लाइम मोल्ड्स. तो डियर स्टूडेंट्स, स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? दे आर द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड. जैसे कि हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स में, आपको याद होगा. तो इसी वजह से तो इनको फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं. तो एनिमल्स भी रिलेटेड हैं इनसे, यानी कि रिलेटिव समझा जाता है क्योंकि इनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं. लेकिन अगर हम उसको मज़ीद थोड़ा सा रिफाइन करके देखें तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट ये ज़्यादा क्लोज हैं उनके, क्योंकि एनिमल्स तो लोकोमोट भी करते हैं, तो ये लोकोमोट तो नहीं करते. क्लियर? और हमारे अंदर तो सेल वॉल भी नहीं है, इनके अंदर सेल वॉल है, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है वो इनके अंदर ज़रूर है. तो बीटा ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट. अब यहाँ पर आंसर दोनों ही सही हो सकते थे, लेकिन ज़्यादा क्लोज कौन सा है? बीटा ऑप्शन, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स. नाउ MCQ number 6, it says E. coli of fungi are the. अब E. coli, dear students, that is a bacterium. आप पढ़ चुके, ठीक है, बैक्टीरियम है, और इस बैक्टीरियम को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन द जेनेटिक रिसर्च. तो उन्होंने एक वो जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में मेटाफर्स और फ्रेजल वर्ब्स, उसके सेंस में पूछा है कि फंजाई के इकोलाई क्या होंगे, कि मतलब कौन से ऐसे फंजाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जेनेटिक रिसर्च में. तो होपफुली हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, डिटेल में पढ़ा हमने, इकोनॉमिक गेन इन फंजाई के अंदर भी और एस्कोबाइसिटीज़ के अंदर भी. तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा. सो अल्फा ऑप्शन इज़ रस्ट, बीटा ऑप्शन इज़ ब्राउन मोल्ड, एंड चार्ली ऑप्शन इज़ ग्रीन मोल्ड, एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ यीस्ट. यस, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो डेल्टा ऑप्शन इज़ यीस्ट. तो यीस्ट जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है, इनका जो यूज़ है जेनेटिक रिसर्च के अंदर और आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ MCQ नंबर 7, इट सेज एन एस्कस इज टू एस्कोमाइसीड्स. जैसे एस्कस जो है वो एस्कोमाइसीड्स से रिलेटेड है, एस इज अ डैश टू बेसिडियोमाइसीड्स. तो बेसिडियोमाइसीड्स के से रिलेटेड, जैसे एस्कस से एस्कोमाइसीड्स, सो बेसिडियम से बेसिडियोमाइसीड्स होना चाहिए. क्लियर? अल्फा ऑप्शन इज बेसिडियोस्पोर, बीटा ऑप्शन इज बेसिडियोकार्प, चार्ली ऑप्शन इज बेसिडियम, एंड डेल्टा ऑप्शन इज हॉस्टोरियम. तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको पता चल गया. तो एस्कस से एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियम से बेसिडियोमाइसीटीज. सो करेक्ट आंसर इज चार्ली ऑप्शन, दैट इज बेसिडियम. नाउ the last MCQ of our textbook exercise, that is MCQ number 8, which statement is not true about deuteromycetes. तो deuteromycetes मतलब कि imperfect fungi, मतलब कि उनके अंदर सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होती, इसी वजह से तो हमने उनको imperfect fungi कहा. तो चलते हैं, कौन सी नीचे दी गई ऑप्शन में से इसके वो रिलेट नहीं करते deuteromycetes से. So alpha option is they are also called imperfect fungi. That's true. Beta option is their asexual spores are called conidia. That is really true. Charlie option is it is a heterogeneous polyphyletic group. That is also true. So we are left only with the last option, that is delta. They have both sexual and asexual reproduction. तो ये तो contradiction हो गई. हमने बात की थी कि इनको imperfect कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि इनके अंदर sexual phase observe नहीं होती है. So this is not related to the deuteromycetes. So the correct answer for MCQ number 8 is delta option. Now, the short questions. Question number 2. So, the first short question is, what is hypha? What is the advantage of having incomplete septa? तो डिटेल से डिस्कस किया हमने डियर स्टूडेंट्स कि हाइफा क्या होते हैं. दे आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ फंजाई जो कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. एडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट सेप्टा का क्या है, उसका एडवांटेज पूछा गया है. तो जब क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, सेप्टा नहीं होंगे, तो साइटोप्लाज्म इफेक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेगा और ये दिस विल हेल्प इन द ग्रोथ. सो
Advantage of incomplete septa is that the cytoplasm moves effectively, distributing the materials throughout the cell. Question number 2, it says, what is the composition of fungal cell wall and how this composition is advantageous to fungi? तो पढ़ चुके हैं, cell wall of fungi is made up of chitin, and chitin is more resistant to decay as compared to cellulose and lignin in the plants. Question number 3, it says, to which phylum does the yeast belong? How do they differ from other fungi? So dear students, they belong to Ascomycota. The phylum is Ascomycota. उसी में हमने yeast को पढ़ा था. And how do they differ from the other fungi? They are only occurring unicellular fungi. आपको पता है, हमने पढ़ा था yeast के वाले से. They are unicellular, non-hyphal. ये भी एक खास बात है इनके अंदर हाइफी नहीं होते. They are non-hyphal and unicellular fungi. Question number 4, it says, name sexual and asexual spores of Ascomycetes. So dear students, sexual spores are ascospores and asexual spores are conidia. Question number 5, what are mycorrhizae? So mycorrhizae, it is a mutualistic association between the roots of vascular plants and the fungi. Clear? So that is, this relationship is called as mycorrhizae. It is further of two types, endomycorrhizae and ectomycorrhizae. Endomycorrhizae, जिसमें जो hyphae हैं, they penetrate into the cell, while in ectomycorrhizae, they do not penetrate into the cell of the roots. Question number 6, by what means can individuals in imperfect fungi can be classified? तो हमने बात की थी कि अब जब उनके अंदर सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होती तो हम किस तरह से क्लासीफाई करें, और इसके हवाले से मैंने डिटेल से डिस्कस किया था आपसे कि अब हम उनके डीएनए सीक्वेंसिंग पर आते हैं. क्लियर? सो वी यूज़ देयर जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जिसकी मदद से हम उनको जिसका सीक्वेंस जिस ग्रुप के साथ मिलता होता है तो उसको हम रीअसाइन कर देते हैं. सो इस तरह से इसको क्लासीफाई किया जा रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट्स ज़ाइगोमाइकोटा फ्रॉम बेसिडियोमाइकोटा. तो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है. तो सिंगल सेक की बात करें तो सबसे पहली चीज़, तो अगर हम हाइफी पे आ जाए तो जो ज़ाइगोमाइकोटा हैं उनके अंदर नॉन सेप्टेट और ए सेप्टेट हाइफी हैं, जबकि बेसिडियोमाइकोटा उनके अंदर सेप्टेट है. ठीक है, ये तो एक सिंगल डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया इनके अंदर. और बेसिडियोमाइसीड्स, इनको हम क्लब फंजाई कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लब शेप स्ट्रक्चर, जबकि ज़ाइगोमाइसीटीज़ इनको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं क्योंकि इन डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफी जो है वो आपस में कॉन्जुगेट करते हैं. सो दैट इज़ वाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज ग्रीन मोल्ड मोर लाइकली टू कंटामिनेट एन ऑरेंज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर देन आर बैक्टीरिया. तो क्वेश्चन है जी हमारे पास कि एक ग्रीन मोल्ड, ठीक है, जो है वो किस तरह से वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है एक फ्रिज में रखे हुए माल्टे को, ऑरेंज को, जबकि बैक्टीरिया भी कर सकता था. तो हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि द मोल्ड्स, द फंजाई, ये बेसिकली ग्रीन मोल्ड, द पेनिसिलियम, ये क्या करते हैं कि इनके अंदर एक खासियत है, जितने भी फंजाई हैं दे हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दैट दे कैन टॉलरेट द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर फ्राम -5 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. तो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इसलिए जो आमतौर पर बैक्टीरिया हैं वो इतने एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करते, इतने लो टेम्परेचर पे उनके लिए वहाँ पर उनको डिके करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन मोल्ड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ फंगस? सो सारा चैप्टर ही हमने यही पढ़ा, फंगस. सो अ फंगस is eukaryotic, mostly multicellular, heterotrophic organism having absorptory mode of nutrition. Their cell wall is usually made of chitin, etc., etc. Question number 10, the last question. State two parallel characteristics of Ascomycetes and Basidiomycetes. तो पैरेलल करेक्ट जो है इनमें, एक तो बोथ हाइफी आर सेप्टेट, इन दोनों के हाइफी सेप्टेट होते हैं. क्लियर? हमने पढ़ा था बेसिडियोमाइसीट्स के भी और एस्कोमाइसीट्स के भी सेप्टेट. और दूसरा, इन बोथ हाइफी आर विद लेंथी डायकैरियोटिक फेज, इन दोनों के अंदर लेंथी डायकैरियोटिक फेज होती है जिस दौरान इनकी वो फ्रूटिंग बॉडीज भी बनती हैं. क्लियर? सो ये इनके अंदर पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज किंगडम प्लांटी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा.
अल्लाह हाफिज़।